कल हम लोग ये वाले केस में थे कि फ्रिक्शन कैसे अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। ठीक है, ये थीटा था, ये था n cos थीटा, इधर को f cos थीटा, इधर को n sin थीटा, सॉरी f sin थीटा। और इधर को n sin थीटा, और ये था mg। क्यों? और मुझे इधर को mv² r रिक्वायर्ड था। क्यों? इतना रिक्वायर्ड था। और इक्वेशन मैंने ऐसी लिख ली थी कि n cos थीटा प्लस f sin थीटा, ये तो हमेशा mg के इक्वल होगा। क्यों? और n sin थीटा माइनस f cos थीटा, ये mv²/r, गुड इवनिंग, ये प्रोवाइड करेगा। अभी वही पुरानी बातें चल रही हैं। और मैंने कहा था कि अगर v इंक्रीज करोगे तो राइट हैंड साइड इंक्रीज करेगी। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इट शुड ऑल्सो इंक्रीज। क्यों? और इसके लिए मैंने तुमसे कहा था कि n बढ़ेगा और f कम होगा, ये केस बनेगा। क्यों? ये बोला था ना मैंने तुमसे, क्या कहा था? जो पॉसिबल केस है, पॉसिबल जो केस है वो होना चाहिए कि n को बढ़ना चाहिए और f को धीरे धीरे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इसका रीजन देखो क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो इसका जो राइट हैंड साइड है ये तो फिक्स है ना। ये बताओ, इसका राइट हैंड साइड हमेशा फिक्स है कि नहीं, बताओ। इसका मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी फिक्स रहना चाहिए। क्यों उज्जवल, बता बेटा। जो है पहली इक्वेशन का राइट हैंड साइड फिक्स है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी फिक्स होनी चाहिए। अब ये बता कि अगर मैं केवल n को बढ़ा दूं, ओनली n इंक्रीज कर दूं, मान ले, तो बता लेफ्ट हैंड साइड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बता। अब समझ में आ गया बेटा जो है। और अगर मैं केवल f को कम कर दूं तो बता लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज कर जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए बता जो है, लेफ्ट हैंड साइड को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होना चाहिए बता, एक अगर बढ़े तो दूसरा क्या हो जाए बता जो है, कम हो जाए। समझ गए ना? तो सिंपल सी बात है कि इसको कांस्टेंट रखने के लिए, टू कीप इट कांस्टेंट, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एन अगर बढ़ रहा है
तो फिर फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से रीजन समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं दूसरी बात, सुनो। देखना, हाँ, पहले क्या था ना, ये था, देख बेटा, ये n साइन थीटा था और ये f कॉस थीटा था। इनका जो डिफरेंस है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर दे रहा है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ उज्जवल, ये समझ में आ रहा है? बता जो है, ये पहले क्या था बता जो है, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा का जो डिफरेंस है वो क्या दे रहा है बेटा जो है, वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर दे रहा है। क्यों? ठीक। अब मैं v को बढ़ाता जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, v को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो पता फिगर क्या बन रही है, देख, जैसे पहले ये इतना था और ये इतना था, तो v को बढ़ाया तो ये और बढ़ गया बेटा जो है, और ये और कम हो गया। अब बता समझ में आ रहा है? और v को बढ़ाया तो ये और बढ़ गया और ये और कम हो गया, और v को बढ़ाया तो ये ऐसे हो गया और ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे f बिल्कुल जीरो हो गया। और ये वाली जो स्पीड थी, हाँ, वो थी रूट आर जी टेन थीटा। और मान ले, और मैंने बढ़ाई स्पीड, स्पीड बढ़ता जा रहा हूँ, ध्यान ध्यान से देखना। अब ये तो बढ़ ही रहा है, साथ में फ्रिक्शन भी इधर ही को लगना शुरू हो गया। अब देख, फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी इधर को आना शुरू हो गया बेटा, ये देख, ये हो गया, समझ गया ना? ये जैसे एन साइन थीटा है और ये एफ कॉस थीटा है, तो अब क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके जो है, समझ गए ना, ये दोनों के दोनों मिलके क्या हो रहे हैं बता जो है, ये दोनों के दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये दोनों मिलके इसको एम वी स्क्वायर अपन आर प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रिक्शन नीचे लगना शुरू हो गया है, ध्यान रखना इसमें बेटा जो है। इस वाली फिगर में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन किधर को लग रहा है बताओ जो है, इस वाली फ्रिक्शन में, फिगर में फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स लगना स्टार्ट हो गया। जबकि इन वाली फिगर्स में क्या हो रहा था जरा बताओ, ये वाली फिगर्स में क्या था बताओ जो है, इन वाली फिगर्स में फ्रिक्शन अपवर्ड्स था। समझ में आ रहा है बताओ? इन वाली फिगर्स में फ्रिक्शन अपवर्ड्स था और एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, ये एम वी स्क्वायर अपन आर प्रोवाइड कर रहा था। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा जो है? उज्जवल बता बेटा जो है, ये समझ में आ रहा है बता जो है, ऊपर वाली फिगर्स में फ्रिक्शन ऊपर था और एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर दे रहा था। अच्छा, बीच में एक फिगर ऐसी भी आई जहां पे फ्रिक्शन जीरो हो गया और उसके बाद फ्रिक्शन नीचे लगना शुरू हो गया। अब दोनों के दोनों कंपोनेंट्स मिलके क्या दे रहे हैं बता जो है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स मिलके तेरे को एम बी स्क्वायर अपॉन आर दे रहे हैं, बस ये। मीका बता बेटा जो है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? ठीक। ये क्या, अब क्या होता है इस केस में भी ना, दो स्पीड्स क्रिटिकल होती है बेटा जो है। इन दिस केस ऑल्सो two speeds are critical.
अब मैं उनका नाम V3 और V4 दे देता हूं, ठीक है। वहां पे मैंने V1 और V2 दिया था, यहाँ पे मैं उनका नाम दे रहा हूँ V3 और V4 दे दे रहा हूँ। अब क्या है सुनो, V3 क्या है, V3 वो मिनिमम स्पीड है जिससे कम अगर तुम करोगे तो कार नीचे को स्लाइड करनी शुरू कर देगी। मतलब V3 इज द मिनिमम स्पीड, कम से कम इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी जो है, ठीक। सो दैट इफ V is less than V3, then car starts sliding downwards. अब इसमें फिर फर्दर दो केसेस बनेंगे। केस 1, ये बताओ कि अगर एंगल लेस देन एंगल ऑफ रिपोज हो तो बताओ मिनिमम स्पीड V3 कितनी होनी चाहिए ताकि कार नीचे स्लाइड ना करे। बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ बेटा जो है कि अगर थीटा लेस देन थीटा आर है, अगर थीटा लेस देन थीटा आर है एंगल ऑफ रिपोज, तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि कार नीचे स्लाइड ना करे। बताओ क्या होना चाहिए, ये रिपोज एंगल है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ बेटा। बिल्कुल सही कहा, 0। गुड, बिल्कुल सही कहा। भाई तुम्हें एक सीधी सी बात बताओ, अगर एंगल बस इतना छोटा है, ये मान के चलो ये है बेटा जो है, तो इसका मतलब तुम V3 मतलब V को 0 भी रखोगे तो भी ये स्लाइड नहीं करेगी ना, डज नॉट स्लाइड। क्यों? मेकर समझ में आ रहा है बेटा कि अगर एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो 0 स्पीड में भी काम चल जाएगा कह लो जो है हमारा, ठीक है। अब चलते हैं केस 2। अगर मान लो थीटा ग्रेटर देन थीटा आर है, थोड़ा जस्ट समझाने के लिए बना दे रहा हूं, ऐसे मान लो। अब तो ये रह नहीं सकती ना, 0 स्पीड में तो रह नहीं सकती, तो तुम्हें सर्किल में घुमाना पड़ेगा। क्यों बताओ? बताओ जो, अगर मान ले इतना ज्यादा है तो बता, तेरे को इसको सर्किल में घुमा के तो इसको रख सकता है ना, वेल ऑफ डेथ वाला, वही केस वेल ऑफ डेथ वाला नहीं होता जो है। अब तू ये बता कि ये इस पोजीशन में, एट दिस पोजीशन, वो दो रीजंस की वजह से रह पा रहा है, ठीक। एट दिस पोजीशन कार इज स्टेइंग ड्यू टू टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं सुनो। एक तो सर्कुलर स्पीड v है, और एक फ्रिक्शन है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि अकेला फ्रिक्शन भी इसको नहीं रोक पा रहा, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा होगा, अकेला फ्रिक्शन भी इसको रोक नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब दो रीजंस की वजह से यहाँ पे रुक रहा है, वो एक तो सर्कुलर स्पीड v है, ठीक,
और एक फ्रिक्शन है। अब ये बता कि तेरे को v की मिनिमम वैल्यू लेनी है। बिल्कुल सही कहा तूने बेटा जो है, तेरे को v की मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन तेरे को मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा उसका, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ये लेना पड़ेगा। समझ में आया गोपी? जैसे तू और इज्जवल दोनों के दोनों मान लो फरीदाबाद में रहते हो, अब मैं फरीदाबाद तभी आऊंगा जब मेरे को वहां कुछ 20,000 रुपये मिले बेटा जो है, मान ले, ठीक है, और तुम दोनों नहीं देने मेरे को, उज्जवल और गोपी दोनों नहीं देने, तभी आऊंगा फरीदाबाद जो है, ठीक। अब मैं उज्जवल से कम कंट्रीब्यूशन लेना चाह रहा हूँ मान ले, तो मेरे को गोपी से मैक्सिमम हेल्प लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? बता, ये बता, अगर मैं उज्जवल से चाह रहा हूँ कि कम से कम उससे बोल लूँ हेल्प लो, तो ऑब्वियस ही बात है गोपी से क्या होगा, मैक्सिमम मेरे को लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा बेटा जो है, ये कह रहे, ठीक। तो बस अब उसके बाद कुछ नहीं है, फिर तो ये है बेटा सीधी कहानी कि तुम क्या करो कि फ्रिक्शन को मैक्सिमम म्यू एन लगा दो, बस हो गया ऊपर को, ये म्यू एन आ गया, तो इसका मतलब इधर को ये थीटा है, ध्यान से देखना, ये हो गया म्यू एन कॉस थीटा, क्यों? और ऊपर को क्या क्या हो गया देखो, एक तो एन कॉस थीटा आया था, एक म्यू एन साइन थीटा आ जाएगा, क्यों? म्यू एन साइन थीटा और एक इधर को आ जाएगा एन साइन थीटा, और एक इधर को आ गया एम जी, और इक्वेशन वही लिख दो, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी लिख दो, और एक लिख दो एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा, वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दो, और यहां से v कैलकुलेट कर लो, फाइंड v, करना मत, मेथड बता दी मैंने, और ये जो भी v आएगी यही वो मिनिमम स्पीड होगी, क्यों? मिनिमम स्पीड v3 होगी, बस हो गया। समझ में आ रहा है? इन दोनों इक्वेशन से जो भी तुम v निकालोगे वही अल्टीमेटली मिनिमम स्पीड v3 होगी, क्यों? बिकॉज तुमने फ्रिक्शन को मैक्सिमम रख दिया है, क्यों? म्यू इंटू एन रख दिया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो जीरो स्पीड भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो फिर फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा उसको, तुम्हें वहां पे एक सर्किल में भी घुमाना पड़ेगा उसको, तो एक तरीके से दो की वजह से वहां पे रह रहा हो, एक तो सर्कुलर स्पीड v की वजह से और एक फ्रिक्शन की वजह से, और तुम v की मिनिमम वैल्यू रखना चाह रहे हो, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कम से कम लेना चाह रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है फ्रिक्शन का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, तुम्हें म्यू एन रखना पड़ेगा। ये अब बताओ कोई डाउट है इसमें तो बता दो, बताइए इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो, सब क्लियर है ना? अब चलते हैं V4, सुनो अच्छा, वैसे एक चीज और भी देखो बेटा ना, वैसे भी तुम देखो, इस वाले केस में फ्रिक्शन ऊपर को था, क्यों? तो अगर स्लाइड होता है तो वो किधर को होगा बताओ जो है, फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है, तो अगर स्लाइड होता है तो किधर को होगा बताओ जो है,
एक लॉजिक सी बात बताओ कि अगर फ्रिक्शन मान लो स्लाइड होता है बेटा जो है, तो ये बताओ स्लाइड नीचे को नहीं होगा बताओ जो है कार। हाँ, ये कह लो ना, अभी तक फ्रिक्शन ऊपर को था, क्यों? तो इसका मतलब अगर स्लाइड होगा तो किधर को होगा? नीचे को होगा। अब चलते हैं दूसरी बात बी को। अब सुनो, जैसे जैसे तुम स्पीड बढ़ाते गए, एज स्पीड इंक्रीजेस, फ्रिक्शन ऐसा होता गया। देखो, ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये। फ्रिक्शन दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं, फ्रिक्शन भी नहीं बल्कि फ्रिक्शन का कंपोनेंट दिखा रहा हूँ। ये तो फ्रिक्शन का तुम्हें कंपोनेंट दिखा रहा हूँ, जिसको मैंने एफ कॉस थीटा कहा था। फिर ये धीरे धीरे इधर को लगना शुरू हो गया। कई बार बताने की मेरे को आदत है ना बेटा। इसमें फ्रिक्शन ऊपर था, और इन वाली फिगर्स में फ्रिक्शन नीचे था, क्यों? और ये बीच में एक ऐसी भी पोजीशन आई थी जब फ्रिक्शन जीरो था, क्यों? अब ध्यान से देखो भाई, फ्रिक्शन की भी तो अपनी एक लिमिट है ना। अब ये थोड़ी कि तुम फ्रिक्शन नीचे लगाओगे तो इनफाइनाइट फ्रिक्शन लगा दोगे जो है। ये बताओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो एक मिनिमम लिमिट है कि नहीं बताओ? फ्रिक्शन अगर नीचे भी लग रहा है तो नीचे को भी तो इसकी एक लिमिट है कि नहीं, ये बताओ। और वो लिमिट कितनी है? म्यू टाइम्स एन है। हाँ, बस हो गया। तो इसका मतलब जब ये म्यू एन पे पहुंच जाएगा, नहीं है, जब म्यू एन पे पहुंच जाएगा तो उस समय जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी, और उसी को हम v4 कह देंगे, बस हो गया। कोई डाउट है? बताओ बेटा जी। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, नहीं है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई तो फ्रिक्शन धीरे 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 नीचे को लगना शुरू हो गया, ताकि वो एन साइन थीटा को सपोर्ट करने लगे। समझ में आ रहा है? ताकि वो एन साइन थीटा को क्या करने लगे? सपोर्ट करने लगे। लेकिन नीचे की भी तो एक लिमिट है बेटा, उसको कितनी लगेगी जो है? म्यू एन। ठीक, तो वहां पे जो तुम्हें स्पीड मिलेगी वो जो है फिर मैक्सिमम स्पीड है। तो ये ध्यान रखना है। इस वाली फिगर में क्या हो रहा था, फिर से बता रहा हूँ बेटा जो है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, एक्चुअल में ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर था। लेकिन इन वाली फिगर्स में फ्रिक्शन सपोर्ट करने में आ गया फिर जो है, कि यार चल तू और मैं मिलके जो है सेंट्रीपिटल देते हैं। समझ गए ना, दोनों के दोनों मिलके सेंट्रीपिटल देते हैं। तो ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये फिर एम वी स्क्वायर अपन आ गया। मिहिका समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? जब फ्रिक्शन नीचे को लगना शुरू हुआ, तो नीचे को क्यों लगना शुरू हुआ? क्योंकि ये बेचारा कमजोर पड़ रहा था, ये अकेला कमजोर पड़ रहा था। तो फ्रिक्शन उसके सपोर्ट में आ गया, चल तू और मैं मिलके जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर नीचे की भी लिमिट है। ठीक है, तो अब तुम फिगर क्या बना दोगे? अब तुम फिगर ये बना देना, बस हो गया। देखो, ये एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा, ये एम जी। अब फ्रिक्शन को नीचे को मैक्सिमम ले लो, अब म्यू एन ले लो, ठीक है। हाँ, फिर ऊपर को होगी बेटा जो है। ठीक, तो इधर को नीचे को ले लो, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो इसका इधर को जो कंपोनेंट आएगा म्यू एन का, कितना आएगा जरा बताओ? इधर को आएगा म्यू एन कॉस थीटा,
और ये आ गया म्यू एन साइन थीटा। जरा देखो फोर्स समझ में आए कि नहीं आए, पहले बताओ बेटा, ये बताओ ये फोर्स समझ में आए या नहीं आए बेटा? फोर्सेस समझ में आ गए ना। अब इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, जो है एन कॉस थीटा वो इन दोनों के इक्वल होगा, क्यों? एन कॉस थीटा ये एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा इसके इक्वल होगा। और ये दोनों मिलके तुम्हें सेंटीपीटल देंगे, क्यों? एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर देंगे, क्यों? ये दूसरी इक्वेशन हो गई। यहां से v फाइंड कर लेना, क्यों? और वो जो भी v आएगी दैट इज मैक्सिमम v4 ये होगी। और उज्ज्वल वाली बात वही कि फ्रिक्शन नीचे को लग रहा है। अब अगर स्लाइड होगी, बहुत तेज चलाओगे बेटा जो है, ठीक है ना, बहुत तेज चलाओगे तो फिर अगर स्लाइड होगी तो ऊपर को होगी। ये क्या? तो ये हमारा हुआ कंप्लीट डायनेमिक्स। अब चलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सबसे पहली बात, आगे से मैं इसको VCM कह दूंगा। हाँ, दूसरी बात, कई बच्चों को ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं हाथ से पकड़ के इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहा हूँ। गोपी समझ में आ रहा है बेटा? बच्चों को कुछ कंफ्यूजन ऐसे होता है ना, जैसे मैं हाथ से पकड़ के उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहा हूँ। ये नहीं, ये वाला केस नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं बेटा। जो है ये केस ये है कि मैंने यहाँ पे ना ये मान लो R है, ये U दे दिया बस हो गया। अब वो फिर अपने आप कर रहा है। अब समझ में आया? एक बार तुमने U दे दिया, एक बार तुमने बॉटम में बस U दे दिया, हाँ वो स्ट्रिंग है बेटा। जो है ये स्ट्रिंग है। एक बार तुमने बॉटम में U दे दिया, बस उसके बाद फिर अपने आप हो रहा है। आफ्टर दैट फिर सब कुछ ऑटो मोड में है। उज्ज्वल समझ में आया या नहीं आया कि जो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं कि मैं पकड़ के उसको घुमाने में लगाऊं। समझ गया ना? ऐसा नहीं, बस एक बार तूने बॉटम पे बेटा U दे दिया उसको, अब वो फिर ऑटो मोड में वो अपने आप कर रहा है, जो भी कर रहा है अपने आप कर रहा है। मिहिका और उज्जवल बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हम कौन सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? एक बार U दे दिया बस अपने आप जा रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी बात। हाँ वो फिर सर्कुलर कर रहा है बस ऐसे, टेंजेंट, हाँ टेंजेंशियल दिया, ये तो मैंने टेंजेंशियल दिया, बिल्कुल सही करिए, टेंजेंशियल दिया बेटा। ये हो। अब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ U आपको ना तीन केसेस मिलते हैं बेटा। जो है डिपेंडिंग अपॉन
वैल्यू ऑफ u, तुम्हें 3 केसेस मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, खुद बताओ कि अगर u बहुत छोटा हो तो क्या सर्कुलर मोशन होगा? बताओ, पूरा होगा ये बता जो है? नहीं होगा ना। खुद अपना लॉजिक लगा ना कि अगर u बहुत ही छोटा होगा, थोड़ा सा दे दिया मैंने, ये थोड़ा सा दे दिया, तब थोड़ी होगा, पूरा सर्कुलर मोशन थोड़ी होगा बेटा जो है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देखो। मैंने यहाँ पे u दिया था, हाँ ध्यान से देखना। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। सबसे पहला, अगर u ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr हो जाए तो फिर सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। देन सर्किल इज कंप्लीटेड। समझ में आया? अगर u की वैल्यू लेस देन इक्वल टू √5gr हो जाए तो फिर सर्किल कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, अगर u लेस देन इक्वल टू √2gr हो, उस केस में ये ना ए बी सी के बीच में कहीं तक ऑसिलेट करेगा, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। मतलब ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट्स बिटवीन ए बी और सी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं u की वैल्यू ठीक √2gr कर दूं तो फिर ये मैक्सिमम वो करेगा, मैक्सिमम ऑसिलेट करेगा कहां तक बेटा जो है? हाँ हाँ हाँ, ए एंड सी के बीच में। दोबारा देख लो बेटा जो है, इसमें ऑसिलेट करेगा ना, ये देख, इसमें ऑसिलेट करेगा बस, ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे अगर बहुत कम करोगे, बहुत कम स्पीड दोगे तो यहां तक करेगा, और थोड़ा ज्यादा करोगे तो यहां तक करेगा। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा जो है? ये बता, और थोड़ा ज्यादा करोगे तो यहां तक करेगा, और मैंने कहा जब √2gr दे दोगे तो यहां तक ऑसिलेट करेगा, फिर ऐसे करेगा। ये हो गया। क्लियर है या नहीं ये बताओ बेटा जो है? अगर u की वैल्यू बहुत कम होगी तो इतना ऑसिलेट करेगा, u की वैल्यू और ज्यादा होगी तो इतना करेगा, और u की वैल्यू बिल्कुल √2gr होगी तो यहां तक करेगा। ये हो गया। ठीक। और तीसरा वाला केस क्या बन रह गया बताओ? √2gr और √5gr के बीच का रह गया ना फिर जो है। तीसरा केस रह गया, अभी सब आएगा, चिंता मत कर तू ना। तू मेडिटेशन कर, वो गोपी जाने वाला है, ढूंढ भी लिया होगा गोपी ने, फरीदाबाद में उसने मेडिटेशन सेंटर ढूंढ भी लिया होगा, है ना? तू भी जाओ उसके साथ में, दोनों मन लगा रहेगा। लेकिन वहां जाके ऐसा नहीं कि पढ़ाई की बातें करने लग जाओ। पता लगा तुम दोनों वहां पहुंचे, अबे यार तेरा कितना जो है टेस्ट में क्या आया था सिलेबस, तेरा कोर्स कितना हो गया, वहां जाके पढ़ाई की बात मत करना। जो है मेडिटेशन सेंटर में जाओगे तो अपना आराम से बिल्कुल तसल्ली से रहना बेटा। वो भी ढूंढा तूने नहीं ढूंढा ये बता पहले? मेडिटेशन सेंटर ढूंढा कि नहीं ढूंढा ये बता जो तूने? गोपी, हाँ ढूंढ लेना आज जो, इसको भी ले जाना जो है। अब तीसरी बात सुनो, अगर u की वैल्यू √2gr से √5gr के बीच में हो,
तो सुनो क्या होता है। तो फिर ना स्ट्रिंग सी और डी के बीच में कहीं पे स्लैग कर जाती है बेटा। ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग सी और डी के बीच में कहीं स्लैग करेगी जो है। तो उस केस में जो स्ट्रिंग होगी, स्लैग्स समवेयर बिटवीन सी एंड डी। मतलब सीधी सी बात ये होगी कि जैसे ना, अगर मान लो, देख ध्यान से देख बेटा, u की वैल्यू मान ले 1.0001 √2GR है मान ले। तो ये नियर सी कहीं सिलेक्ट करेगी, बता। गोपी समझ में आ रहा है बेटा? ये बता जो है कि अगर √2GR से थोड़ी सी बड़ी है, √2GR से थोड़ी सी बड़ी है तो नियर सी करेगी। और अगर u की वैल्यू 0.99999 √5GR है, मतलब √5GR से थोड़ी सी कम है, समझ गए ना, थोड़ी सी कम है, तो फिर क्या होगी बताओ जो है, नियर डी करेगी। अच्छा, सिलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया बताओ? सिलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? टेंशन वहां पे जीरो हो गई, क्यों? और मुझे एक बात बताओ कि जब टेंशन जीरो हो गई तो केवल ग्रेविटी फोर्स रह गया ना। उज्जवल बता बेटा जो है, केवल mg रह गया या नहीं रह गया? ये बता, अगर टेंशन जीरो हो गई, स्लैग करते समय टेंशन जीरो हो गई, तो केवल ग्रेविटी रह गई कि नहीं रह गई, बता जो है। मीका बता बेटा जो है, अगर मान ले टेंशन स्ट्रिंग स्लैग कर गई तो फिर केवल कौन सा फोर्स रह गया, बता जो है? केवल mg रह गया। ठीक। तो इसका मतलब इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर स्लैकिंग। हाँ, तभी तो कह रहा हूं आफ्टर स्लैकिंग, वही तो कह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन विल स्टार्ट। अभी सब आएगा धीरे धीरे, चिंता मत कर। अब एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन। सबसे पहली बात, मैं कौन सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हूं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैंने यू दे दिया, उसके बाद वो ऑटो मोड में आ गया, पहली बात। दूसरा, मैंने तुमसे कहा कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ यू, तीन केस बनते हैं। यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू √5GR हो तो सर्किल कंप्लीट हो जाता है। यू अगर लेस देन इक्वल टू √2GR है तो नीचे वाले सेमी सर्किल में कहीं ऑसिलेशंस होते हैं। और अगर √2GR और √5GR के बीच में कहीं पे हो, ठीक है ना, √2GR और √5GR के बीच में कहीं पे हो, तो फिर ऊपर कहीं पहुंच के वो स्लैग करती है स्ट्रिंग। और स्लैग करने का मतलब टेंशन जीरो हो जाती है। और टेंशन जीरो हो गई तो इसका मतलब केवल ग्रेविटी फोर्स लगे, तो उसके बाद उसका प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाता है। हो गया। पहले ये बताओ, यहां तक जो पॉइंट्स किए हैं वो क्लियर है या नहीं है? अब प्रूफ में आएंगे। अब प्रूफ, कंसेप्ट सब कुछ आएंगे बेटा जी। अब सारी चीजें चलेंगी, प्रूफ भी चलेगा, सब्जेक्ट वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। प्रूफ, कंसेप्ट सब बेटा जी। उज्जवल और मी का बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल और मी का बताओ बेटा, अभी तक जो मैंने रिजल्ट बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? उज्जवल तू किस सोच में पड़ गया? तू किस सोच में पड़ गया?
यार उज्जवल तू ऐसा है ना, देख सुन, तू जो पढ़ रहा बिल्कुल सही पढ़ रहा, बस जो भी कर रहा सही कर रहा है। तेरा जो है आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा, इतना मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, बस हो गया, गारंटी दे रहा हूँ तेरे को, उससे कुछ नहीं करना। जो पढ़ा ज्यादा इसके बारे में मत सोचा कर, क्या आइडियल टाइम है क्या वो है, ये मत सोचा कर, समझ गया? तेरा हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं तेरी आधी तरफ की मूछें मुड़ा के फरीदाबाद में, समझ गया ना, मूछें आधी रखूंगा बेटा जो है। गोपी नोट कर ले बेटा जो है, मेरी बात नोट कर ले जो है, कि अगर उज्जवल का आईआईटी में नहीं हुआ अच्छे उसमें, तो मैं आधी साइड की मूछ रखूंगा और फरीदाबाद में घूमूंगा बेटा जो है पूरा, समझ गए? और वो भी ऐसे नहीं, कार में छुप के नहीं जो है। चल जब अभी वो मिलेंगे ना बेटा, मेरे से पूछ लेना इंडिविजुअली, जब हम लोग मिलेंगे पर्सनली, जब मिलेंगे बेटा जो है, तो थोड़ा और वो करूंगा जो है। ऐसा कुछ नहीं है, असल में क्या होता है ना, होता क्या है उसमें भी कोई प्रॉब्लम टफ हो जाती है, कोई सिंपल हो जाती है उज्जवल। तो ऐसा कुछ एक फिक्स रूल नहीं कह सकता जो है। तू जैसे आईआईटी का ही पेपर उठाएगा, कुछ तो एकदम से हो जा रहे होंगे तेरे से, तूने देखा होगा, कुछ में ज्यादा टाइम लगता है जो है, नहीं है? तो ऐसा एक फिक्स नहीं कह सकता कि यार लेवल 1 के क्वेश्चन में इतना ही टाइम लगना चाहिए, उसमें भी ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, कुछ इजी हो जाते हैं जो है। भाई आईआईटी के पेपर में भी ऐसा होता है कि नहीं होता बता जो है, कुछ क्वेश्चन तो एकदम हो जाते हैं, बिल्कुल सेकंड्स में हो जाते हैं बेटा जो है, कुछ में टाइम लगता है जो है। तो एक फिक्स रूल नहीं बना सकते हैं मुझे उसका, समझ गया ना? जब पर्सनली मिलूंगा तो फिर बताऊंगा तेरे को। तो सुनो, अब मैं इसमें कंसेप्ट, इक्वेशंस और प्रूफ सब करवा रहा हूं, तो उसकी हेडिंग ही लिख रहा हूं। अब तुम कंसेप्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ बेटा, फिजिक्स में तो बस कंसेप्ट ही कंसेप्ट है क्या, बस कंसेप्ट्स, इक्वेशंस और प्रूफ्स। मान लेता हूं कि चलो सर्किल कंप्लीट हो रहा है, पहले ऐसे मान लेता हूं, ये यू था, और मान लो यहाँ पे वी रह जाता है, हाँ? और ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये आर है, और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो एच है। और मैंने, मेरे ख्याल से ए, बी, सी और डी बोला था इसको। फिगर अपने दिमाग में बैठा लो, फिर मैं बोलता हुआ चलूंगा, कंसेप्ट वगैरह लिखता हुआ चलूंगा बेटा जो है। फिगर अपने दिमाग में देखा लो क्या क्या चल रहा है जो है। कॉपी में बना लो, नोटबुक में बना लो, किसी में बना लो, फिगर बना लो अच्छी तरीके से पहले। करूं स्टार्ट उज्जवल? करूं, बता बेटा। कर ले। सबसे पहला ये बताओ, एच की वैल्यू आर माइनस आर कॉस थीटा होगी, देखो ये पहले भी आया है, कभी तुम्हें ध्यान होगा। ये एक बार पहले भी आ चुका है, तुम्हें याद होगा ना? कैसे देखो, यहां से लेके यहां तक, ये तो आर है, और यहां से लेके यहां तक देखे,
ये r cos थीटा है, देखो बताओ, ये हुआ ना, ये देखो ना, ये है बेटा, ये वाले ट्रायंगल में देखो ना, ये वाले ट्रायंगल में, क्यों इस वाले ट्रायंगल में देखो ना, तो r cos थीटा नहीं है बेटा जो है, तो h की वैल्यू कितनी होगी बेटा जो है, r माइनस आर कॉस थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये आगे बहुत आएगा, ध्यान रखना, h इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, ये हो गया। अब दूसरा, ये बताओ कि v की वैल्यू u से कम होगी ना, ये तो बच्चा भी बता देगा, क्यों, ये तो v की वैल्यू u से कम होगी या नहीं होगी बताओ, ये होगी, कितनी होगी वो बता दे रहा हूं मैं, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh कर देना। अब तुम कहोगे कैसे, मैं एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ बी पॉइंट पे और इसको पी पॉइंट पे। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी कह रहा हूं मैं। तो बी पे काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर और बी पे पोटेंशियल जीरो मान ली चलो मैंने, पी पे काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम जी एच। अब जरा देखना यहां से इक्वेशन यही बन रही है कि नहीं बन रही है, जरा चेक करना बेटा। गोपी बता बेटा। दिया, ठीक। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी होता है, याद कर। अल्टरनेट मेथड क्या होता है सुन, जब वो बी से पी तक गया, हाँ बिल्कुल सही कहा, जब वो बी से पी तक गया तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, बता उज्जवल, बता बेटा। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कर सकता हूं, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी में mgh का इंक्रीज हुआ। तो यहां से भी तुम देखना वही इक्वेशन बनेगी। मी का बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया। v पे v लेस देन u होगा और v की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, v की वैल्यू कितनी होगी वो मैंने बता दिया, v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, इसका रूट करते हैं। अब चलते हैं तीसरी बात। फिगर तुम्हारे दिमाग से मिस हो गई होगी तो फिर से एक बार बना दे रहा हूँ, सुनो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ये बताओ बी टू डी स्पीड कम हो रही है और फिर डी टू बी स्पीड बढ़ रही है, बताओ क्लियर है उज्जवल। ऐसे जा रहा है बेटा, उज्जवल कहाँ सोच में पड़ गया, बता बेटा जो है, बी टू डी स्पीड कम हो रही है और डी टू बी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड
कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्यों गोपी बता, ये बता, इसका मतलब स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, बता जो है। तो बता, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहा या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, बता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस इसमें एटी भी जीरो नहीं होगा और एआर तो कभी जीरो होता ही नहीं है। उज्जवल, बताते हुए जाना, कंसेप्ट की भरमार है बेटा इसमें जो है। कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, बताते हुए चल, बता क्लियर है कि नहीं है। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब एटी तो जीरो नहीं होगा, एआर तो वैसे ही कभी जीरो नहीं होता अकेले। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब ये बता कि ड्यूरिंग द मोशन बता कितने फोर्स लगे हैं कभी भी, बता कितने फोर्सेस लगे हैं, बता बॉब पे। हाँ, दो लगे हैं। एक तो लगा हुआ है mg और एक लगा हुआ है टेंशन। नहीं है, बताओ, दो दो फोर्सेस लगे हुए हैं ये। और एक बात बता, मैं एक चीज कह रहा हूं बेटा जो है, कि जो टी वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर है, ये एफ नेट होना चाहिए किसी भी टाइम पे, और ये एम इंटू ए होना चाहिए किसी भी टाइम पे। और ए किस किस का वेक्टर सम होगा? वेक्टर सम, हाँ, ऑफ ए टी एंड ए आर। बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया? उज्जवल बेटा बता, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है। टी वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर क्या हो गया, नेट फोर्स, और वो आ गया एम इंटू ए, और ए क्या हो गया बेटा, बता जो है, वेक्टर सम। और ये इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, सुन। फिफ्थ, टी वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर का अगर मॉड देखूं मैं, किसी भी टाइम की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा जो है, तो फिर वो एम इंटू ए वेक्टर का मॉड होगा। इसका मतलब वो एम इंटू अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होगा। कोई डाउट? बता उज्जवल, बता बेटा जो है, टी वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर का अगर मैं वेक्टर सम का मॉड देखूं तो वो एम इंटू ए वेक्टर का मॉड होगा, तो इसको लगे होगा। अब वो एक अलग बात है कि ए आर कितना होता है, बता। ए आर कितना होता है बेटा जो है, बी स्क्वायर अपॉन आर, नहीं, बी स्क्वायर अपॉन आर इसका स्क्वायर। और ए टी क्या होता है याद है, डी वी अपॉन डी टी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कर। ठीक, अब चलते हैं सिक्स पॉइंट। अब ये बता, इन दोनों में से जो mg है, ये तो कांस्टेंट है ना? ले ले उज्जवल ले, बेटा तू बेटा मुझे कर देता परेशान। तुमने कर दिया मेरे को परेशान बहुत ज्यादा। अरे तब तक मैं मेल चेक कर लूं, फिर मेल भी तो करनी पड़ती है मेरे को चेक 50। अब सिक्स पॉइंट बता।
mg तेरे को लग रहा है कि कांस्टेंट है ये तो, लेकिन टेंशन वेरिएबल है। बता ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है गोपी? बता। टेंशन वेरिएबल है, ठीक। और जैसे जैसे ऊपर को जा रहे हो, टेंशन इज डिक्रीजिंग। बताओ ऐसा फील आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले बताओ। ये तो जैसे जैसे तुम ऊपर को जा रहे हो तो वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज करेगा। अच्छा ये बताओ, मिनिमम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, वैसे छोड़ो। ये बताओ टी मिनिमम वो टॉप मोस्ट पे होगी, और टी मैक्सिमम ये बॉटम मोस्ट पे होगी। बता ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बता। एक एम और लगा देना। एम स्क्वायर लगा दिया देख मैंने गोपी। बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टी मिनिमम तो टॉप मोस्ट में होगी और बॉटम मोस्ट पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक। अब जो टी मिनिमम हो सकती है वो जीरो हो सकती है, और टी मैक्सिमम जहां पे ब्रेक कर जाए। बता ये क्लियर है? मे का बता बेटा जो है। मिनिमम का मतलब जहां पे जीरो है, और टी मैक्स मतलब जहां पे ब्रेक कर जाए। तो चलो हमने स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग ली, हाँ ध्यान से देखना बेटा जो है, स्ट्रिंग इज स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब मेरे को टी मैक्सिमम में कोई खतरा नहीं है, ठीक है। इसके लिए तुम चिंता मत करना कुछ भी, नो वरी। मुझे इसकी चिंता है बेटा जो है, आई एम वरीड, जो मैं आगे चल के यूज करूंगा, ठीक है। गोपी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर को जा रहे हैं, बॉल जैसे जैसे ऊपर को जा रही है तो टेंशन कम होती जा रही है। और मैंने तुमसे ये कहा कि मिनिमम टेंशन जीरो होती है और मैक्सिमम टेंशन जहां पे स्ट्रिंग ब्रेक कर जाती है। अच्छा ये जीरो वाला स्लैक होता है ना बेटा, जहां पे टेंशन जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग वहां पे क्या हो जाती है, होता जो है स्ट्रिंग वहां पे स्लैक हो जाती है। क्यों? तो मैंने स्ट्रिंग बहुत स्ट्रांग ली है, मुझे टूटने का खतरा नहीं है। मुझे खतरा किस बात का है बता जो है, मुझे स्लैक होने का खतरा है जो है। गोपी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है, मुझे किस बात का खतरा है? कि स्ट्रिंग स्लैक ना करे, टूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो मैंने काफी स्ट्रांग ली है, ठीक। अब चलते हैं सेवन पॉइंट। कंसेप्ट में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ही बता बेटा गोपी। इतने सारे कंसेप्ट मिलने तेरे को, ये बता तेरे को कंसेप्ट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख कितने कंसेप्ट मिलते जा रहे हैं। फिर अब सुन, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन के हम दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं नॉर्मली ना। ऐसे ही तो होता है, ए टी और ए ए आर, ये टेंजेंशियल हो गए और ये रेडियल हो गया। उज्जवल बता बेटा जो है, ऐसा होता है कि नहीं होता बता जो है।
कि सर्कुलर मोशन में हम एक्सीलरेशन के नॉर्मली क्या करते हैं, दो कंपोनेंट कर लेते हैं बेटा जो है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। तो इसका मतलब तेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि जो फोर्सेस उस पर लग रहे हैं उनके भी हमें इन दो डायरेक्शन पे कंपोनेंट कर लेने चाहिए? बता, तेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ जो है। देयरफॉर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनके भी तुम दो डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लेना हमेशा। एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स फाइंड कर लेना, और एक रेडियल कंपोनेंट्स फाइंड कर लेना। अच्छा, वैसे बाय द वे केवल दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं बेटा, टी और एम जी, क्यों नहीं है बता जो है? केवल दो ही तो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, टी और एम जी। और तुम इक्वेशन क्या लिखोगे जरा बताओ? समेशन ऑफ फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इक्वल टू एम इंटू ए टी, और समेशन ऑफ फोर्सेस इन रेडियल डायरेक्शन इक्वल टू एम इंटू ए आर। कोई डाउट? उज्जवल बता बेटा जो है। अच्छा, ये तो अलग अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए। अगर तुझे कंबाइंड देखना है तो वो पहले ही लिख चुके हैं हम। कंबाइंड मैंने क्या लिखा है बता? टी प्लस एम जी, वो फिर एम ए हो गया। उज्जवल बात समझ में आई कि नहीं आई, बता बेटा जो है। कि अगर तेरे को कंबाइंड देखना है तो ये कर ले, अगर तेरे को अलग अलग कंपोनेंट देखना है तो ऐसे कर ले। ये हो गया ना, अगर कंबाइंड देखना है तो क्या करेगा, अलग अलग देखना है तो क्या करेगा जो है। ठीक। अब चलते हैं एट्थ पॉइंट। अब ये बता कि इसमें से जो टेंशन है ना, ये तो ये बता कि हमेशा रेडियल डायरेक्शन में ही रहेगा ना? ऑलवेज रेडियल टुवर्ड सेंटर रहेगा कि नहीं रहेगा, बता जो है। बता भाई, तू एक बात देखना, ये है यहां पर है तो टेंशन इधर को होगा, यहां पे है तो टेंशन इधर को होगा, यहां पर है तो टेंशन इधर को होगा। तो अब बता, टेंशन तो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड सेंटर है ही है। तो फिर उसके क्या कंपोनेंट करेगा तू? ये बता, उसके क्या कंपोनेंट करेगा? इसका मतलब कंपोनेंट किसके करेगा, बता जो है। इसका मतलब कंपोनेंट तेरे को किसके करने हैं, बता जो है, एमजी के करने हैं। समझ गए ना? देयरफॉर फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ एमजी। ये ध्यान रखना, एमजी के कंपोनेंट करने होंगे बेटा जो है तुम्हें। ठीक। और किस किस डायरेक्शन में? फिर से वही, टेंजेंशियल और रेडियल। क्यों? तो पता फिगर क्या बनेगी, बताता हूँ, देख अब तेरे को। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ना, जनरल यहाँ पे लिया था बेटा जो है, ये लिया था, देखना ध्यान से देखना। ये वी लिया था, ये टी है, ये थीटा है, ये एम जी है। और जरा देखना, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा है। एम जी का इधर को कंपोनेंट, ये आ गया एम जी कॉस थीटा, और एम जी का इधर को कंपोनेंट, ये आ गया एम जी साइन थीटा। पहले ये बताओ, ये कंपोनेंट क्लियर है कि नहीं है बेटा, बताओ बताओ, ये कंपोनेंट क्लियर है कि नहीं है?
गोपी बता बेटा, कंपोनेंट क्लियर है कि नहीं है बता जो। ये हो गया। अब सुन, अब रेडियल एक्सीलरेशन तो ना हमेशा बेटा सेंटर की तरफ होता है, इसका मतलब ए आर इधर को होगा। तो एक बात बता, अगर मैं इक्वेशन लिखूं टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये एम ए आर होगा या एम बी स्क्वायर अपॉन आर होगा, बता इसमें कोई डाउट उज्जवल? बता उज्जवल। रेडियल तो हमेशा सेंटर की तरफ होता है बेटा जो है, रेडियल तो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये एम इंटू ए आर होगा, इसका मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। ठीक है, अब ये बता कि ये दूसरा वाला जो कंपोनेंट है ना, ये इसका क्या हुआ? ये बता, ये वाला जो फोर्स है इसका क्या हुआ बेटा, बता जो है, बता इसका क्या हुआ? हाँ, वो इधर को वो इधर को ए टी प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये इधर को ए टी प्रोवाइड कर रहा है। तो ए टी कितना है जरा बता जो है, ए टी है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास, और टेंजेंशियल फोर्स है एम जी साइन थीटा। हाँ, अपॉन मास। इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स हमेशा जी साइन थीटा रहेगा बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे उसमें, ये हमेशा ये रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल फोर्स एक्सीलरेशन होगा वो ये रहेगा, लेकिन थीटा ये है, फिर ये भी ध्यान रखना बेटा जो है, ये थीटा है। मेका बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा वो हमेशा कितना होगा, जी साइन थीटा होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस जगह पे तुम्हें लग रहा है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो एंटी पैरेलल टू वी है? हाँ बिल्कुल वेरिएबल है, बिकॉज ये थीटा वेरिएबल है ना बेटा, थीटा वेरिएबल है इसलिए वेरिएबल है। ये बता, ए टी यहाँ पे एंटी पैरेलल टू वी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है जरा बता, ये बता ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, बता जो है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है जो है, ये बता जो है, इस जगह पे जो है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, इज डिक्रीजिंग। क्यों? हाँ, और वैसे भी तुम्हें एक चीज देखो, बताता हूँ मैं, देखो बेटा, फिजिक्स को तुम हल्के में लेते हो असल में, फिजिक्स और फिजिक्स के टीचर को तुम लोग लेते हो हल्के में। और देखो बेटा जो है, तुम्हें क्या मजा आ जाएगा, तुम भी कहोगे। देख, यहाँ पे ये v था, ये ए आर था, ये ए टी था। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहा होगा वो ये रहा होगा, बता। बता उज्जवल, इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा होगा, बता बेटा। ये समझ में आया बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा होगा। ठीक, अब जरा एक चीज और दे, कि ये ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है जरा बता। बता ए और बी के बीच में क्या एंगल बन रहा है बेटा, ये बता जो है। ये ऑब्ट्यूज बन रहा है ना। अबे ए टोटल एक्सीलरेशन है उसका, ए आर और ए का, हाँ नेट जो है, ए आर और ए टी का नेट बेटा, ये बता जो है,
एक कौन सा एक्सेलेशन है? ये अंडर रूट ऑफ AR² प्लस AT², वो उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये बता, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बता। उज्जवल बता, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बता जो है। और जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, जरा बता जो है। ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड क्या हो रही होती है जो है, स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। ये भी ठीक हो गया। अब दूसरी बात सुन। अब तूने ये देखा कि ए इधर को आया बेटा जो है, इधर को कहीं को ए आया, हाँ। तो इसका मतलब नेट फोर्स भी इधर ही को आना चाहिए ना। बता उज्जवल, जिधर को ए, उधर ही को नेट फोर्स आना चाहिए। बता, जिधर को ए आएगा उधर ही को नेट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, बता जो है, उधर ही को नेट फोर्स आना चाहिए। लेकिन नेट फोर्स किस किस का वेक्टर सम आएगा? बता, नेट फोर्स किस किस का वेक्टर सम आएगा? टी का और एम जी का। और ये लॉजिकल भी लग रहा होगा ना तेरे को, देख लॉजिकल भी कैसे लग रहा होगा, देख बताता हूँ तेरे को। तेरे को लॉजिकल अपने आप लग जाएगा। यहाँ पे है बेटा जो है, तो तू एक बात बता कि यहाँ पे टेंशन तो लगी है इधर को, और mg लगा है इधर को। अब ये बता, इन दोनों का रिजल्टेंट तेरे को कहीं उधर ही को नहीं लग रहा, बता जो है बेटा जो है। थोड़ा बहुत लग नहीं रहा इधर ही को कहीं को आएगा, बता। ऐसा लग रहा कि नहीं लग रहा, बता। वैसे ही उधर ही को नहीं लग रहा, बता, ये बता बेटा जो है। गोपी बता, तेरे को ऐसा नहीं लग रहा टेंशन और mg का रिजल्टेंट उधर ही को कुछ आएगा, बेटा जो है। पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है। समझ गया ना, टेंशन और mg का वो आएगा। अब इसको कल करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक काम कर रहा हूँ, तुम्हें होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको जरूर कर लेना, दिमाग लगाना बेटा जो है। और वो आ भी चुका है, IIT में आ भी चुका है, तुम देखोगे तो आ भी चुका है। तुम क्या करोगे, 2-3 पोजीशन ले लो, ठीक है। तुम एक काम करना, जब यहाँ पर है जो है, यहाँ पर, यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 to 6, केवल डायरेक्शंस देखनी है, बस हो गया। ओनली डायरेक्शंस, हाँ। कहाँ कहाँ को लगेगा, डायरेक्शंस ऑफ AR किधर होगा, AT किधर होगा, और A किधर होगा, कर लोगे ना इतना? गोपी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा जो है। 1 2 3 4 5 6, सब जगह पे देखना कि इनकी डायरेक्शंस कहाँ पे होंगे, AR किधर होगा, AT किधर होगा, A किधर होगा। और A बाय द वे किस डायरेक्शन में होगा, जिधर को नेट फोर्स होगा। नहीं बताओ, A किस डायरेक्शन में होगा, जिधर को नेट फोर्स होगा। और नेट फोर्स मतलब किस किस का वेक्टर सम, टेंशन और mg का वेक्टर सम। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बेटा समझ लेना। उज्जवल समझ में आ रहा है तेरे को क्या करना है बेटा जो है। 1 2 3 4 5 6 पे तेरे को ये डायरेक्शंस देखनी है, AR कहाँ लगेगा, AT कहाँ लगेगा, A कहाँ लगेगा, और A फिर नेट फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। वो T और mg का वेक्टर सम होगा। ये सब चीजें करनी है, ठीक है। बाकी चल कल करते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय।
बाय।